हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। ओटीटी रिवीजन बाइट चल रहा है एंड अब सीजन 2 हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल चैप्टर जिसमें मैंने बहुत बच्चों को बोलते सुना है, सर नहीं होता है, सर नहीं होता है, कितना ही पढ़ लिया समझ लिया सर, क्वेश्चन बनाते बैठते हैं तो सर बनता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है सर। चैप्टर का नाम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब में भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम में भी बोला कि सर आप ये चैप्टर पहले करवा दो सो दैट इस चैप्टर में हमारे जो मन में डर है, जो भय है वो निकल जाए और हम लोग भी प्रैक्टिस वगैरह कर सके। तो मैंने बोला चलो लिया जाए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और किया जाए इसको हल्का। आज एपिसोड 1 और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर के हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा, टॉपिक है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में बोले तो DRR, शॉर्ट में बोले तो DRR। अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, किन कंपनीज को बनाना है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्या बातें ध्यान रखनी है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या कॉमनली मेड मिस्टेक्स है वो भी बताऊंगा, उन पर ध्यान देना। आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आपके क्वेश्चंस पूरे करेक्ट होंगे। डन, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को अगर उन्होंने डिबेंचर्स इश्यू कर रखा है और उनके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है तो उनको डिबेंचर के रिडेम्पशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट्स से एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला गया, डिबेंचर का रिडेम्पशन स्टार्ट होने से पहले आपको अश्योर करना है कि एक मिनिमम अमाउंट परसेंटेज दिया हुआ एक्ट में, मिनिमम का एक मिनिमम अमाउंट आपने प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी जो आप हर साल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो उस प्रॉफिट से आपने DRR में ट्रांसफर करके एक रिजर्व खड़ा कर लिया है जो आपके डिबेंचर्स के रिडेम्पशन को स्मूथली कंडक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। यह कॉन्सेप्ट हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसी का एपिसोड 2 होगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। आपको रिजर्व और फंड में कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो रिजर्व बनाने की बात की गई है, दिस इज सेटिंग असाइड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट सेट असाइड करने से क्या होता है सर? प्रॉफिट सेट असाइड करने से हमारे जो फ्री रिजर्व्स है, जो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, उसको अगर हमने DRR में ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कम हो जाएगा, कंपनी की डिविडेंड पे आउट कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कंपनी के पास हर साल कुछ कैश भी अलग से सेट असाइड हो जाएगा। डिविडेंड पे नहीं करोगे, अगर पूरा प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड रहता, फ्री रिजर्व रहता, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, डिविडेंड बांट दिया। बट अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड कम हो गया, उसको आपने DRR में ट्रांसफर कर दिया। DRR का सिर्फ एक ही यूज है, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर आपने उसको DRR में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड कम हो गए, तो आपका अपने आप डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, जिससे कंपनी के पास कुछ कैश बचेगा, जिससे रिडेम्पशन करने में सुविधा होगी। सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है DRR बनाना। मैं आपको पहले एकदम बेसिक में समझाता हूं किन के लिए मैंडेटरी है। आप जब भी डिबेंचर चैप्टर से क्वेश्चन देखोगे ना, अगर क्वेश्चन प्राइमरीली DRR के ऊपर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो वो आपको क्वेश्चन में लिख देगा कि ये कंपनी ये वाली है जिनके ऊपर 10% DRR बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों को ये DRR का कॉन्सेप्ट याद करके उसको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ एक क्लास ऑफ कंपनीज पे ये एप्लीकेबल है DRR बनाने का रिक्वायरमेंट, unlisted companies other than NBFCs and HFCs, unlisted companies other than NBFC, non-banking financial companies and HFCs, housing finance companies। तो DRR जो बनाना है, रिजर्व जो क्रिएट करना है, वो रिजर्व क्रिएट करना है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को, अदर देन NBFC, HFC। अगर मैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो थोड़ा सा गहरा कॉन्सेप्ट है, वहां पर ना बहुत सारी कंपनीज को कवर किया गया है, अदर देन दीज अनलिस्टेड कंपनीज, उसका दायरा ज्यादा बड़ा किया गया है, सो दैट कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट करके रखे, सेट असाइड करके रखे, और वो पैसा सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन के ही काम आए। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रॉफिट्स का सेट असाइड है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एकदम कैश का सेट असाइड है। प्रॉफिट सेट असाइड करने से कैश सेट असाइड नहीं हो जाता है, बट ये इंश्योर हो जाता है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड कम हो गए, कंपनी डिविडेंड बांट नहीं पाएगी। कैश को सेट असाइड करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाया जाएगा।
तो सिर्फ एक क्लास ऑफ कंपनी है जिनको बनाना है क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। किसको, अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसीज। कितना बनाना है सर, एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट। आपके डिबेंचर का रिडेम्पशन शुरू होने से पहले कम से कम 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 10% ऑफ प्रॉफिट नहीं, यहां गलती होगा बच्चे से, 10% ऑफ प्रॉफिट नहीं, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपने पीएल से निकालकर डीआरआर में सेट असाइड कर दिया। ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्या ये एक बार में करना पड़ेगा, नहीं। मान लो आपने डिबेंचर आज इशू किया, रिडेम्पशन 5 साल बाद होना है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स आपको ये 10% लेके आना है। मतलब हर साल पीएल से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ टू इंश्योर कम से कम डीआरआर में 10% बैलेंस हो बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट्स, बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट्स। तो फटाफट मेरे साथ एक बार रीड करें। अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स मे बी रिक्वायर्ड, सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है, रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट्स क्रेडिटेड टू सच अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अपने को पीएल से पैसा निकालकर, पीएल से पैसा नहीं बोलूंगा, पीएल से अमाउंट सेट असाइड करके डीआरआर में डालना होगा। ये सिर्फ रिजर्व का सेट असाइड है, यहां पर कैश एक्चुअल में नहीं बच रहा है, सिर्फ डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी को रोक दिया हमने। आगे, such an arrangement would ensure that the company will have sufficient liquid funds for redemption of debentures at the time they fall due for payment, at the time they fall due for payment। इससे फायदा क्या होगा, अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड हम लोग रोक देंगे, डिविडेंड नहीं बांट पाएगी कंपनी, तो इंश्योर कर पाएंगे कैश बचे, उस कैश से हम लोग डिवेंचर को स्मूथली रिडीम कर सके। बनाना किनको है, डिविडेंड डीआरआर, अडीक्वेसी ऑफ डीआरआर। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ से ही लिया है, ध्यान से देखें तो अदर अनलिस्टेड कंपनीज नीचे दिया हुआ है, जहां पर बोला गया है डीआरआर शैल बी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड, जो आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका कम से कम 10% आपका डीआरआर में होना चाहिए, उस रिजर्व में होना चाहिए। कब तक, आपका डिबेंचर का रिडेम्पशन स्टार्ट हुआ उससे पहले तक कम से कम 10% उस डीआरआर के रिजर्व में होना चाहिए। कहां से ट्रांसफर करेंगे, पीएल से ट्रांसफर करेंगे। कब, हर साल करेंगे बिफोर द रिडेम्पशन स्टार्ट, ताकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेट असाइड करके मिनिमम 10% बन जाए। सर ये 10% बहुत कम नहीं है, बहुत कम है, बट थोड़ा सा राहत देने के लिए कंपनीज को ये लिमिट को नीचे से नीचे रखा गया। कंपनीज चाहे तो इससे ज्यादा बना सकती है, ये मिनिमम है, ज्यादा भी बना सकती है, ज्यादा बनाने में कोई पाबंदी नहीं है। जितना ज्यादा बनाएंगे डिबेंचर्स उतना सिक्योर्ड फील करेंगे, तो ये अच्छी बात है, ज्यादा बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट 10% से कम नहीं होना चाहिए। सर ये इतना बड़ा लिस्ट है, क्या हम लोगों को याद करना पड़ेगा? याद करना सिर्फ इतना ही है, अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी है तो 10% बनाना है ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर, बाद बाकी दूसरे में नहीं बनाना। सर क्वेश्चन हमको बताएगा कि कंपनी कौन सी है, बिल्कुल बोलेगा एक्स लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी। तो ये अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। सर अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे वो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी है और डीआरआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। सर एक बार ये हम लोगों को पढ़ा दो ना, आओ ना। All India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both public as well as privately placed debenture, for both public as well privately placed debenture, चाहे पब्लिक को इशू किया चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया, डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, डीआरआर की जरूरत नहीं है। Other financial institution, DRR will be as applicable to NBFC registered with RBI। इनका DRR उतना ही बनेगा जितना एक NBFC को बनाना है, इनके प्रोविजन वही रहेंगे जैसे NBFC के है। NBFC पे आप देखोगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बच गए। For listed companies other than all India financial institution banking companies, वो तो ऊपर चला गया ना। All listed NBFC, listed HFCs for both publicly and privately placed debenture, no DRR is required, नहीं बनाना है। Other unlisted companies for both publicly and privately placed debenture, no DRR is required। listed में चाहे वो NBFC HFC हो चाहे कोई और listed कंपनी हो, DRR नहीं बनाना, रिजर्व का सेट असाइड नहीं करना, For unlisted companies, all unlisted NBFC HFCs
फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, पब्लिक में प्लेस करोगे तो फिर तो लिस्टेड होना होगा ना, ये तो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कर रहे हो डीआरआर नहीं चाहिए। एनबीएफसी एचएफसीज को, इनको छोड़ के जो अदर अनलिस्टेड है उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा 10%। तो मैं लिखूंगा अदर अनलिस्टेड कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, इन्हीं को सिर्फ डीआरआर बनाना है और किसी को बनाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको बताएगा, नहीं बताए, लिस्टेड विस्टेड कुछ नहीं बोला है, तो आप चाहो तो ये अज्यूम कर लो ये अनलिस्टेड अदर देन एनबीएफसी एचएफसी है, हम लोग 10% डीआरआर बनाएंगे। ज्यादा अच्छा वही अजम्पशन रहता है जिसमें आपकी नॉलेज सामने वाले को समझ में आए। तो डीआरआर क्या हुआ सर? कुछ नहीं। अगर कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर रखा है, सेक्शन 71 बोला कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को हर साल प्रॉफिट से कुछ अमाउंट सेट असाइड करना पड़ेगा एक नए रिजर्व में जिसका नाम है डीआरआर, टू इंश्योर कि हम लोग स्मूथली डिबेंचर्स को रिडीम कर सके। ये डीआरआर के अंदर जो अमाउंट है ये सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के काम में आएगा और दूसरे काम में आप यूज नहीं करोगे। डन। किसको बनाना है सर? सिर्फ अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड एचएफसीज। कितना बनाना है? मिनिमम 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, 10% ऑफ प्रॉफिट्स नहीं, 10% of the value of outstanding debentures। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई नहीं बनाना, बैंकिंग कंपनी नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनी चाहे नॉर्मल चाहे एनबीएफसी एचएफसी नहीं बनाना, अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एचएफसी नहीं बनाना, अदर अनलिस्टेड कंपनी 10% बनाना है, 10% बनाना है। सर ये तो सेक्शन 71 का प्रोविजन समझ में आ गया, डीआरआर क्या है, क्यों है, कहां से बनाना है, कितना बनाना है, किनके लिए बनाना है। अब सर क्वेश्चन डीआरआर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? मैंने डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट, हर साल हम लोग प्रॉफिट से सेट असाइड करेंगे टू डीआरआर, हर साल पीएल से कुछ अमाउंट निकाल कर डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे सो दैट मैं मिनिमम 10% सेट असाइड कर सकूं बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट। जर्नल एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सर क्या क्वेश्चन हम लोगों को बताता है कितना ट्रांसफर करना है? कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि हम लोग कितना ट्रांसफर हर साल करते हैं, उस हिसाब से हम लोग ये ट्रांसफर की एंट्री कर लेंगे। सर अगर क्वेश्चन ना बताए तो आप चेक करो अभी तक कितना डीआरआर बना हुआ है, आप बैलेंस शीट चेक करो। नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन आता है रिडेम्पशन वाले ईयर का आता है, जिस साल रिडेम्पशन होने वाला होता है उस साल की अकाउंटिंग पूछता है, तो उस साल वो लास्ट ईयर है। आप चेक करो डीआरआर एडिक्वेट है या नहीं। डिबेंचर का अमाउंट 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख डीआरआर होना चाहिए। अगर है तो आप कुछ मत करो, अगर 1 लाख से कम है तो जितना कम है उतना डीआरआर आप पहले दिन ही बना लो, उस साल के पहले दिन ही बना लो, सो दैट कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हो जाए। आपको क्वेश्चन में ये अकाउंटिंग करते समय अमाउंट कितना सेट असाइड करें ये कैसे पता चलेगा? पहला क्वेश्चन बता देगा कि हम हर साल पीएल से इतना रुपया सेट असाइड करते हैं, हम वो कर लेंगे और चेक कर लेंगे 10% हो गया ना भाई कम से कम। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो मैं सीधा चेक करूंगा डिबेंचर कितना है 10 लाख, डीआरआर कितना बना हुआ है 80,000। अरे 10 लाख का तो 10% बनना चाहिए था 1 लाख, ये लोग 80,000 ही बनाया, चलो 20,000 और बनाना पड़ेगा। मैं पीएल टू डीआरआर 20,000 की एंट्री मार लूंगा ताकि कम से कम 10% का लिमिट सेटिस्फाई हो जाए। इंश्योर मैं लिखूंगा, इंश्योर दैट at least 10% of debenture, at least 10% of the amount of debentures या value of outstanding debentures has been set aside। कम से कम 10% सेट असाइड हो गया हो, प्लीज चेक कर लेना, प्लीज चेक कर लेना। नहीं हो तो जो डिफरेंस है इमीडिएटली फर्स्ट डे पर बना लेना उस साल के पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्वेश्चन में यही वैसे ही क्वेश्चन देंगे जहां 10% से कम देगा। इंश्योर करेगा इंस्टीट्यूट की आपको याद हो और आप उस चीज को अप्लाई कर पाए। बच्चे क्या होता है यही चीज देखना भूल जाते हैं कि वो एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है तो हम लोगों को करना पड़ेगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर एंट्री मार के मैं करूंगा। सर मान लो 1 लाख बनाना है, 1,50,000 बना रखा है, तो सर हम लोग रिवर्स करके कम कर दे। मैंने बोला मिनिमम है 10%, उससे ज्यादा बना रखा है तो आप छेड़छाड़ नहीं करो। कंपनी की इच्छा है कितना बनाए, कंपनी ज्यादा बनाती है तो अच्छी बात है, हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा,
अगर इस डीआरआर के पैसे जो हमने सेट असाइड किए हैं, प्रॉफिट जो हमने सेट असाइड किए हैं, हमने इनको इन्वेस्ट कर दिया है आउटसाइड, जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर हमको इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल होता है, तो वो इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा हमारा जो डीआरआर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर क्यूमुलेटिव है या नहीं है। डीआरआर इज क्यूमुलेटिव और डीआरआर इज नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्वेश्चन बताता है क्या? बहुत बार बता देता है। अगर हमारा डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो इन्वेस्टमेंट पर जितना भी इनकम होगा हम लोग डीआरआर में क्यूमुलेट कर देंगे, डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मैं जर्नल एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, फिर इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। जितना भी मेरा इनकम होगा इन्वेस्टमेंट पर मैं वो डीआरआर में क्यूमुलेट करते जाऊंगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव, तो फिर जो इंटरेस्ट इनकम है, इनकम इंटरेस्ट की तो एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर मेरा इंटरेस्ट का जो इनकम है वो डीआरआर में नहीं जाके मैं उसको सीधा ट्रांसफर कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इनकम की इनकम जाती है। इन्वेस्टमेंट इनकम हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये वाला भी पीएल में चला जाएगा। सर क्वेश्चन बताएगा क्या डीआरआर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव? बिल्कुल बताएगा। नहीं बताए तो सर हम लोग क्या लिखे? आप लोग मानोगे नॉन क्यूमुलेटिव। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट, अज्यूम नॉन क्यूमुलेटिव। क्यों सर? आपका आईसीआई के मैट में बोला गया, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये अज्यूम करके कि डीआरआर नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आप भी वही अजम्पशन से अपना आंसर देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी शायद उसी से हो। तो डीआरआर में पहला अमाउंट आता है जो आप हर साल पीएल से सेट असाइड कर रहे हो। दूसरा अमाउंट आ सकता है इंटरेस्ट ऑन या इनकम ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए उस पर अगर कोई इनकम आ रहा है। इनकम डीआरआर में जाएगा या नहीं जाएगा डिपेंड करेगा डीआरआर के नेचर पे, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव है तो जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव है तो नहीं जाएगा, वो फिर इंटरेस्ट सीधा पीएल में चला जाएगा, सीधा पीएल में चला जाएगा। तीसरा, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमने डीआरआर क्यों बनाया था? फॉर रिडेम्पशन। जैसे ही मेरा रिडेम्पशन का काम खत्म होगा मैं डीआरआर को रखूंगा नहीं, मैं डीआरआर को ट्रांसफर कर दूंगा। कहां? जनरल रिजर्व में। कोई स्पेसिफिक रिजर्व का अगर काम खत्म हो जाता है तो वो फ्री हो जाता है, तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन अराइज करता है, सर क्या पूरा डीआरआर हम लोग ट्रांसफर कर दें? डिपेंड करता है कितना रिडेम्पशन हुआ है। अगर आपका रिडेम्पशन फुल्ली कंप्लीट, रिडेम्पशन फुल्ली डन, पूरा खत्म, पूरा रिडीम करके खत्म कर दिए, ट्रांसफर फुल बैलेंस टू डीआरआर, जीआर, ट्रांसफर फुल बैलेंस टू जनरल रिजर्व। आपके 10 लाख के डिबेंचर थे, आपने 1 लाख का डीआरआर बना रखा है। अब 10 लाख के डिबेंचर का हमने रिडेम्पशन कर दिया, उसकी अकाउंटिंग कर ली, जो 1 लाख का डीआरआर है उसको जीआर में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। 1 लाख का डीआरआर जीआर में ट्रांसफर करके खत्म कर दो, अब वो फ्री रिजर्व है। अब जो काम के लिए यूज करना है करो। इतना दिन हमको पैसा रोकना था, अब रोकना नहीं है, मेरा डिबेंचर रिडीम हो चुका है। अगर रिडेम्पशन हुआ है पार्ट, रिडेम्पशन पार्ट हुआ है, इन पार्ट, मान लो 50% रिडीम हुआ है, 20% रिडीम हुआ है, तो क्या मैं पूरा डीआरआर ट्रांसफर कर दूं जीआर में? नहीं सर, हमें तो एक्ट को सेटिस्फाई करना है ना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रोपोर्शनेट, जितना रिडेम्पशन हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम लोग जीआर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर अमाउंट टू जीआर प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली, सिंपल बोल रहा हूं। 10 लाख का मेरा मान लो डिबेंचर था, मेरा 1.5 लाख रुपए का डीआरआर था, 1.5 लाख का डीआरआर था। 10 लाख में मैंने 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। कितने? 20% डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो 150 का भी 20% यानी 30,000 मैं वहां से उठा के ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में, वहां से उठा के ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में। अगर मेरा रिडेम्पशन पूरा हो गया है तो मैं पूरा डीआरआर अकाउंट का बैलेंस जनरल रिजर्व में डाल दूंगा। बट रिडेम्पशन अगर पार्ट में हुआ है तो जितना रिडीम हुआ है उतना प्रोपोर्शनेटली मैं जनरल रिजर्व में डालूंगा, मैं पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करूंगा। जर्नल एंट्री वही होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर, जर्नल एंट्री चेंज नहीं होगी, वही एंट्री होगी। बस आपको ध्यान रखना है कितना अमाउंट में जीआर में ट्रांसफर करूं। क्वेश्चन वाइज क्या याद रखना है, डीआरआर में हमेशा ध्यान रखना कम से कम 10% का बैलेंस होना चाहिए डिबेंचर्स का। नहीं है तो जो डिफरेंस है आप प्रोवाइड कर लो पहला दिन, पीएल टू डीआरआर।
फिर इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स है, उनका इनकम डीआरआर अकाउंट में जाएगा या नहीं, उसके लिए चेक करो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। नहीं कुछ बोला, नॉन क्यूमुलेटिव माल के पीएल में डाल दो, डीआरआर में मत डालो। तीसरा, रिडेम्पशन खत्म होने के बाद डीआरआर का बैलेंस जीआर में जाएगा। कितना जाएगा? जितना रिडेम्पशन हुआ पूरा चला जाएगा, पार्ट हुआ तो जितना रिडीम हुआ उतना प्रोपोर्शनेट बैलेंस आप जीआर में ट्रांसफर कर दो। ये आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। सर क्या गलती हो सकती है? एक तो वो अमाउंट, लास्ट वाला अमाउंट निकालने में कितना जीआर में ट्रांसफर करे, उसमें गलती हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरा गलती हो सकता है 10% वाली लिमिट चेक करना भूल जाओ। तीसरा गलती ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको डीआरआर के बारे में कुछ बोले ही नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन चालू हुआ इतना इतना है, इतना डिवेंचर रिडीम करेंगे, इतना अभी भी बाकी रहेगा, बट डीआरआर के बारे में आपको कुछ बोले ही नहीं। आपको इंश्योर करना है आप डीआरआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, यानी सबसे पहले आप 10% कम से कम टोटल डिवेंचर का डीआरआर बना रहे हो, फिर जितना रिडीम हो गया उतना डीआरआर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। 10 लाख का डिवेंचर है, क्वेश्चन डीआरआर के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं 10 लाख का 10% 1 लाख का डीआरआर बनाऊंगा, पीएल टू डीआरआर। मान लो मैंने 50% रिडीम कर दिया तो 1 लाख का 50% मैं जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दूंगा, डीआरआर टू जीआर 50,000 में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। अभी जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देने लगा है, इंस्टीट्यूट एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा है कि 10% तो होना ही चाहिए, तो आपको भी ध्यान रखना है, आप किसी क्वेश्चन में भूल मत जाना कि डीआरआर हमको बनाना है। सर मान लो क्वेश्चन हमको बोल दिया लिस्टेड कंपनी है तो फिर डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट दे देना, सिंस द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, requirement of DRR is not applicable, so we have ignored it, डन है बात। आप लोगों को इस टॉपिक में डर लगता है, डरने का नहीं है, समझने का है। एपिसोड 1 में डीआरआर बताया, एपिसोड 2 में डीआरआर आई बताऊंगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, दोनों को क्यूमुलेटिवली देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। डन। वेट करो एपिसोड 2 के लिए, आएगा कल, अच्छे से देख लेना और फिर क्वेश्चन बना लेना डीआरआर के। कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करना, विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।